नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात कोरोना के बाद पैदा हुए नए खतरे की, और यह खतरा है काली बीमारी का। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, जो धीरे धीरे देश में पैर पसारने लगी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इस नए अदृश्य दुश्मन का शिकार बने मरीज सामने आए हैं। लिहाजा सरकार अलर्ट हो गई है और सरकार ने ब्लैक फंगस पर प्रहार का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। ब्लैक फंगस से जंग को लेकर सरकारी तंत्र कितना तैयार है, इस पर करेंगे अपने मेहमानों से विस्तार से चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि प्रदेश में अभी तक 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। ब्लैक फंगस संक्रमित होने के कारण लक्षण और इलाज क्या है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सबको लेकर प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज के जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम के मुताबिक संक्रमण के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इलाज महंगा है, इसलिए प्रदेश सरकार मरीजों का भरपूर सहयोग करेगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको, जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी। तो ये मेरा चिंता का विषय है। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। जी हां, सरकारी तंत्र की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, यह सवाल अपने आप में काफी अहम हो जाता है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज अमेरिका और देश के बड़े डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट की स्थापना होगी। हमीदिया और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बिस्तर का वार्ड और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया जाएगा। ब्लैक फंगस की प्राथमिक स्तर पर पहचान और तुरंत इलाज की व्यवस्था पर भी काम होगा। पूरी बीमारी को लेकर हमने ये निर्णय लिया है कि भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हम 10-10 बिस्तर के एक अलग यूनिट इसके लिए स्थापित करेंगे, जिसमें हमारे विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे। ये क्योंकि इस बीमारी में बहुत बार ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो कोविड पेशेंट जिनको ये बीमारी हो गई है या जो नॉन कोविड है, उनके लिए अलग अलग ओटी की भी हम व्यवस्था करें। जी हां, एक तरफ ब्लैक फंगस संकट पर सरकार मंथन कर रही है, चर्चा भी कर रही है और तैयारियां भी कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है, ये तैयारियां मौजूदा स्थिति के लिहाज से कितनी पुख्ता है। हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं एमपी महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी। अर्चना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज में। और इस खास पैनल में हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल एम्स के एचओडी ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी डॉक्टर विकास गुप्ता जी। डॉक्टर विकास गुप्ता जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल अर्चना जायसवाल जी मेरा आपसे है, कोरोना की दूसरी लहर जब आई, यह लहर कितनी घातक होगी, कितनी खतरनाक होगी और क्या क्या इसका भयावह रूप देखने को मिलेगा, इसको लेकर ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार पहले से तैयारियों में संलिप्त पाई गई थी। देखा यह गया था, कहीं ना कहीं लापरवाही मिली थी और यह अंदेशा किसी को भी नहीं था। अब ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा हो रही है। क्या सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उससे आप संतुष्ट नजर आते हैं? देखिए, अभी मैं सुन रही थी, पर तो ब्लैक फंगस जो है, मेरे को लग रहा है कोरोना के बाद तो नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है। उसके बाद जो ये ब्लैक फंगस नाम का जो रोग है, जिसके कारण लोग अभी डरना चालू कर दिया, तो इसके लिए हमको जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है, उनको जानकारी देना जरूरी है। जैसा अभी विश्वास सारंग जी ने बोला कि हम सिर्फ भोपाल और जबलपुर में 10 बेड का बिस्तर कर रहे हैं। आप ये कोई अभी पूरे मध्य प्रदेश के लिए सफिशिएंट तैयारी नहीं है। हमारे 12 संभाग होते हैं, हर संभाग में यदि झाबुआ वाले व्यक्ति को होगा तो वो जबलपुर तक कैसे जाएगा।
यदि ग्वालियर वाले व्यक्ति को होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो आप संभागीय स्तर पर इसकी तैयारी कराएं। इसके एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप सलाह मशविरा करके कि वो मरीज को पहले से ही गाइड कर दें। यदि आपको कोरोना हुआ है तो आपको ये चीज यदि हो सकती है, और मैंने देखा है उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कोरोना के दरमियान, वो ठीक होके फिर वो घर आ जाते हैं, परंतु कुछ दिन बाद हमको फोन पर या कहीं पर पेपर में पढ़ने को मिलता है कि वो व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उनके नाक में कुछ दर्द होगा, आंख में कुछ दर्द होगा, और फंगस नाक और आंख के जरिए मस्तिष्क की तंत्र में घुस जाएगी और वो फंगस उनकी जान ले लेगी। तो मेरे ख्याल से सब जगह मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे बोर्ड लगने चाहिए कि ये बीमारी खतरनाक है, परंतु इसे डरे नहीं, इसमें जागरूक होने की जरूरत है, और डॉक्टर से सलाह लेके इसमें पहले क्या करना है वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अति खतरनाक है। और जितने डॉक्टर्स यहाँ पर इसके लिए अवेलेबल हैं कि नहीं, ये हमको मध्य प्रदेश में देखना पड़ेगा। सिर्फ हमको पेपर वर्क नहीं करना है, पेपर वर्क नहीं है, हमको अब जमीन का वर्क करना है। और ग्रामीण लोग को कुछ ब्लैक फंगस, आपका इतने जो वर्ड्स है ना वो समझ में नहीं आते, उनको बोलना पड़ेगा कि यदि आपकी आंख में जलन मचती है, आपकी आंख में खुजली मचती है, आपकी आंख लाल हो जाती है, या आपकी नाक में कुछ दर्द होता है, या आपको फीवर आता है, या आपका जो फेस है उसमें अनइक्वलनेस आ जाता है, या कुछ सूजन आ जाती है, ऐसी उनको हिंदी और सरल भाषा में हमको ग्रामीण स्तर में समझाना पड़ेगा। लोगों को घबराहट पहले से ही बहुत है, कोरोना से अभी वो लोग उभरे नहीं है। आधे लोग तो इसलिए चले जा रहे हैं कि उनको कोरोना की जो दहशत है वो उनको संभले नहीं आ रही है। कभी उनको बोल देते हैं ब्लड के क्लॉट्स जम जा रहे हैं। अभी बहुत मैंने अभी पढ़ा कि किसी बॉडी का पोस्टमार्टम करा, कोरोना हुआ नहीं था व्यक्ति को, परंतु उसको जब देखा कि आया आईसीयू में, वो डेथ हो गई, तो उसको जब देखा गया तो ब्लैक और ब्राउन कलर के खून के थक्के उसको जमे मिले, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके मन से डर हटाना है और उनको जागरूक करना है, और इलाज उनको सरल और सस्ता और निःशुल्क भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें घबराहट बहुत है। पहले ऑक्सीजन की कमी, फिर इंजेक्शन की कमी। आप ये कह रहे हैं कि जनता में बहुत घबराहट है और बहुत आसान तरीके से जनता तक की जानकारी पहुंचनी चाहिए कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है तुरंत अपना वो इलाज कराएं। हमारे साथ इस पैनल में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया जी। घनश्याम जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और डॉक्टर विकास मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले मैं सवाल जरा घनश्याम जी से ले लेता हूं। घनश्याम जी, बतौर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई सुझाव सरकार को दिए हैं। सबसे जो प्रमुख बात उनका यह कहना है कि जागरूकता अभियान इस वक्त बहुत जरूरी है। हम बड़ी बड़ी बातें करें और मुश्किल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं क्या उन्हें समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का ही विधायक रहा हूँ, भांडेर हमारा ग्रामीण क्षेत्र का ही है, और मैंने भी वहाँ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से यही निवेदन किया है कि जो सरकार की हिदायतें हैं, जो सरकार समय समय पे हमें कार्य करने के लिए कहती है, हमको अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए। ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें सरकार का आदेश का पालन करना है, हमको हमारे जीवन का लंबे समय तक क्रियान्वयन के लिए, उसको बचाए रखने के लिए सरकार हमारे हित कल्याण के लिए योजनाएं और आदेश और नियम बना रही है। वास्तव में मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों से और आम नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने और अपने परिवारों की रक्षा के लिए जो भी नियम, कायदे, कानून सरकार हमें बनाती है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो महामारी है वो ये नहीं देख रही है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। हम सबको वास्तव में सरकार की जो हिदायतें उनका पालन करते हुए इससे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। डॉक्टर विकास गुप्ता, सबसे पहले तो आप सवाल पूछने से पहले मैं जनता से एक बात कहना चाहूंगा कि इस डिबेट का मकसद लोगों को डराना नहीं है, लोग घबराए नहीं, बल्कि जागरूकता अभियान और तेजी से हो, सरकार और ऐसे कदम उठाए जिसके तहत लोगों तक सही सही जानकारी पहुंच सके, उन्हें मिल सके, क्योंकि ब्लैक फंगस का नाम सुनकर ही लोग इस वक्त डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या कुछ हो जाए। डॉक्टर विकास गुप्ता, बताओ डॉक्टर, सबसे सटीक जानकारी आप दे पाएंगे प्रदेशवासियों को चर्चा के दौरान? जी, जैसा कि दोनों जनप्रतिनिधियों ने भी बोला, और मैं भी यही कहना चाहूँगा, आपने भी बिल्कुल सही बोला कि इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और उससे जीत रहे हैं, उनको इस बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो ज़रूरी है वो है हमारे
जो भी चिकित्सक इस कोरोना ट्रीटमेंट में लगे हैं, जो पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स जिनको कोरोना हो रहा है, तो अगर हम इसकी मूल शुरुआत पे जाएं कि बीमारी क्यों होती है और क्यों हम कोरोना के टाइम में इसको देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, तो शायद वो सबसे ज़्यादा कारगर होगा। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उसको बहुत सही मात्रा में और सही समय के लिए दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रादेशिक स्तर पे भी गाइडलाइंस हैं, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे एम्स दिल्ली ने गाइडलाइंस निकाली हैं। जी, डॉक्टर विकास जी जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं उनका भी वो पालन करें। सर, आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा, हाँ, तो जो कोविड का ट्रीटमेंट है उसको लोग खुद या केमिस्ट के लेवल पर ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस बीमारी को पनपने से रोकने के लिए। क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध यूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो एक अहम कारण है इस बीमारी के होने में। बहुत सारे लोगों को पहले से डायबिटीज़ होती है, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है, कुछ में पहले से अच्छे से कंट्रोल में होती है, कुछ में नहीं होती है। उसके ऊपर कोरोना होता है और उनको अगर मॉडरेट या सीवियर डिजीज होती है तो गाइडलाइन के हिसाब से उनको स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स ही उनके ब्लड में बहुत शुगर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, फंगल एलिमेंट, मतलब ये जो फफूंद होती है, जो फंगस होती है, ये सॉइल में होती है, डस्ट में होती है और उसके थ्रू हमारे नाक में जाती है। और नाक में कई बार अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कोई बीमारी नहीं करती, लेकिन जिन लोगों में ब्लड शुगर बहुत हाई चला जाता है वो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की कैटेगरी में आते हैं और उनमें फिर ये बीमारी जरूर करता है। जी, ठीक है। अर्चना जायसवाल जी, कोरोना के खिलाफ सब मिलकर लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जो खामियां हैं उन्हें अब दुरुस्त भी किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस की दस्तक ने जिस तरह से डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्या यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके खिलाफ लड़ाई में अब सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। देखिए, कोरोना हो चाहे ब्लैक फंगस, इसमें राजनीति तो हम बिल्कुल करना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहिए। और हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, जो हमारा देश है, उसका सही इलाज हो। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जा रहे हैं इलाज के लिए, वो तो प्लेन से बाहर भी चले जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कई लोग चले जा रहे हैं बाहर। परंतु जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जागरूक इंसान नहीं है, उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और कोरोना के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, कई लोग को आर्थिक संकट भी आ रहा है। हम लोग खुद ही समाज में भी काम करते हैं, वहां भी आ रहा है कि भाई इतना पैसा है और यदि आप हमारा पैसा भरेंगे नहीं तो हमको अस्पताल वाले छुट्टी नहीं देंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीजें, सरकार को छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अभी विधायक जी बोले मेरा क्षेत्र नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र है। अभी हम प्रतिनिधि हैं, चलेगा, हम एक जगह से विधायक हैं, पर तो अभी हमको पूरे मध्य प्रदेश का कहीं भी हम यदि अच्छी सलाह दे सकते हैं और वो हमारी सलाह यदि प्रदेश का देश वाले भी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मध्य प्रदेश इसमें अभी जागरूक हो रहा है, अच्छा है। जैसे अभी मतलब क्या ये माना जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार को सलाह देंगे, सुझाव देंगे कि कैसे निपटा जाए, या फिर सवाल खड़े किए जाएंगे कहां खामी रह गई, कमियां रह गई, सरकार पूरी तरह से फेल हो गई? इसको कमियों को ना कमियों के रूप में नहीं लीजिए। यदि कोई बता रहा है और कोई अच्छी सलाह है तो हमें किसी की भी सलाह लेनी चाहिए। इसमें भी दोस्त तो दुश्मन तो कोई बचा नहीं है। दुश्मन हमारा कोरोना के साथ लड़ाई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब ब्लैक फंगस आ गई, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ऐसे दुश्मन है, तो हमको अभी हम लोग को आपस में तो अभी दोस्ती ऐसे रखने सबको कि हमको सबको, सरकार को, समाज को। अभी 50 मरीज सामने आए हैं, उसके मद्देनजर सरकार ने अभी से एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। क्या मौजूदा स्थिति में आप मानती हैं कि प्लान तैयार हो चुका है इससे निपटने के लिए? नहीं, मेरा कहना है एक्शन प्लान को एक्शन में आना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए। और दूसरा भी, जैसे आप पूछे किसी भी डॉक्टर से तो स्टेरॉइड का कोई भी बोलेगा पहला दिन ले लीजिए, कोरोना का हो गया है, कोई बोलता है 5वें दिन ले लीजिए, कोई बोलता है 6वें दिन। आप एक राय बनाइए,
पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन बैठ के एक राय बनाइए कि स्टेरॉइड कितना लेना है, किससे कितना पूछ के लेना है और कब लेना है, क्योंकि मैं भी कोरोना मुझे हो चुका है तो मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जवाब सवाल इसलिए कर पा रही हूँ कि मुझे कोरोना के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स भी मालूम है कि क्या क्या कमजोरियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ खामियां, सब सिटी स्कैन की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? पीसीआर की रिपोर्ट 3-3 दिन में आ रही, तब तक लोग कोरोना बढ़ जा रहे हैं। वो सोचते हैं कौन से डॉक्टर से इलाज करें, 4-5 डॉक्टर से बात करते हैं, उसके बाद और कोरोना का चीज बढ़ जाता है। तो मेरा कहना है कि बहुत छोटी छोटी सही जानकारियां दीजिए कि स्टेरॉइड कब लेना है, कितना लेना है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। बिल्कुल घनश्याम पिरोने जी, चर्चा के दौरान यहाँ पर मैम ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला है कि छोटी छोटी जानकारियां हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कितने कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां जब तक नहीं पहुंच पाती हैं, कैसे हम इस लड़ाई के खिलाफ जो एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं वो और पुख्ता हो पाएगा। जी, वास्तव में मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे जो चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सकगण हैं और खासतौर पर मीडिया, इनसे भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब कहना चाहिए उसको कम शब्दों में, सरल शब्दों में हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इस प्रकार की जो बातें हैं जो करने योग्य हैं वो बताएं और उसको जनता मानती भी है। मैंने भी अनेक जगह कहा कि अगर हमको घर में डॉक्टरों की सलाह है कि हम दवाइयाँ तो लेंगे ही, लेना ही चाहिए जो है हमारे लिए उपयोगी है जो, लेकिन घर में अगर हम एक भगोनी में पानी गर्म कर लिया, उसकी भाप हम पूरे परिवार ने ले ली, क्या दिक्कत है? घर में हमने सुबह अगर गर्म पानी के गरारे कर लिए, क्या दिक्कत? इस पर कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये जो परंपराएं हमारी अनादिकाल की ग्रामीण क्षेत्र की थी, उनको हम भूलने के कारण ये तमाम प्रकार की विपत्तियां हमारे ऊपर आ रही हैं। तुलसी है, अदरक है, गिलोय है, ये सब चीजें हमको, और खास तौर पर सूर्य नमस्कार योगा के माध्यम से हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, योगा के माध्यम से हमारे शरीर की जो क्षमता है, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कुछ जरूरी दवाइयां भी हैं, वो दवाइयां जनता तक आसानी से उपलब्ध हो सकें। जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, उस लिहाज से दवाइयों कालाबाजी ना हो, उसको लेकर के एक्शन प्लान है सरकार का। जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे नर पिशाच जो इस प्रकार की विहंगम परिस्थिति में भी अपने हेतु कुछ ना कुछ अच्छा करने का और दुरुपयोग कर रहे हैं इन विषयों का, वास्तव में उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वो आप देख रहे होंगे, हम मीडिया में ही देख रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसे लोगों पर जितनी अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकती है वो करना ही चाहिए, जिससे लोगों को सबक भी मिले। और मध्य प्रदेश की सरकार विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तमाम प्रकार के साधन संपन्न कराने का प्रयास कर रही है। हमने अभी देखा 1000 बेड का अस्पताल बनाने का काम भोपाल में ही प्रारंभ हुआ है और तैयारी भी वहां पर हो गई है। ग्वालियर में भी, दतिया में भी, जहां जहां पर इस प्रकार के हमारी सरकार यही सवाल उठा रहा है, क्या ये तैयारियां काफी है? कैसे तो भी इस कोविड को हराना सर, क्या ये तैयारियां काफी है? जी नहीं, मैंने जितना सरकार से बन रहा है भरकस प्रयास, जी तोड़ प्रयास, पराकाष्ठा करने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जनता को कहीं किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी ना आए, ये उपलब्धता देने का काम हो रहा है। रेमडेसिविर आपने इंजेक्शन की बात की है, उसकी भी आपूर्ति करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से हो रहा है। ठीक है सर, इस डिबेट के साथ साथ जनता तक सही जानकारी पहुंचे, ये भी हमारा मकसद है आज के इस चर्चा के दौरान। डॉक्टर विकास गुप्ता सर, मैं चाहूंगा बहुत साधारण शब्दों में बताएं। फर्ज कर लीजिए मैं आपके सामने हूं, मैं एक दूर दराज के इलाके में रहता हूं, अभी अभी कोरोना संक्रमित हुआ था, अब मैं ठीक हो गया हूं। ब्लैक फंगस का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है, कैसे मालूम चलेगा? और जैसे ही मुझे जानकारी लगे, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, दवाओं के लिहाज से भी और इलाज के लिहाज से भी? देखिए, अगर आप माइल्ड कैटेगरी में रहे हैं कोविड की, आपको स्टेरॉइड नहीं दिया गया है, आप पहले से डायबिटिक नहीं थे, आपके अंदर इस तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना उतनी ही है जितनी मुझे है। तो मतलब जिन लोगों को स्टेरॉइड नहीं लगा है उनके अंदर ये इस फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस
उतने ही हैं जितने किसी और स्वस्थ नागरिक में है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी, अगर आपको स्टेरॉइड्स लगे हैं और आपको अब शायद नहीं पता है कि आपको कितना स्टेरॉइड लगा, कितनी डोज में लगा, आपका ब्लड शुगर उस समय में क्या रहा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते, यूजुअली ये जो प्रेजेंटेशन है इस डिजीज़ का करीब 3rd वीक में होता है, मतलब 14 से 18 दिन के बीच में। आपको एक बार कोविड होने के बाद 18 डे जो सबसे कॉमन देखा गया है, बट इट इज़ अराउंड 18 डे, मतलब आप तीसरा हफ्ता मान लीजिए। तो अगले 2 हफ्ते, 15 दिन के बाद अगले 2 से 3 हफ्ते आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके चेहरे पे हैवीनेस लग रही है, आपके चेहरे पे कोई सूजन आ रही है एक तरफा, आपकी आंख में सूजन आ रही है, आपकी आंख में लालीपन आ रहा है, लालिमा आ रही है, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंख सही से नहीं चल रही है, आपके दांतों में, ऊपर के दांतों में सुन्नपन सा महसूस हो रहा है या दर्द हो रहा है, या आपके वो दांत हिलने लगे हैं बिना किसी कारण के, तो ये सब साइंस हैं। या फिर आपके जो तालू होता है, हार्ड पार्ट, हार्ड पैलेट बोलते हैं, उस पर कोई एक निशान सा आना, जैसे बाकी जगह गुलाबी दिख रही है पर कुछ हिस्सा पीला या काला सा दिख रहा है, ये सब साइंस हैं कि शायद आपको फंगल साइनोसाइटिस हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो आप तुरंत किसी भी एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। हम लोग नाक के अंदर जांच करते हैं, कई बार हमें नाक के अंदर ये दिख जाता है, अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है तो नाक के अंदर भी काला टिश्यू दिखता है। जो टिश्यू होता है वो बेसिकली डॉक्टर गैंग्रीनस हो विकास जाता गुप्ता, है। अब ब्लैक फंगस से जुड़ी जो दवाइयां हैं उनको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जानकार ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, अब उन दवाइयों की कालाबाजारी ना होने लगे जिनकी जरूरत इलाज के दौरान पड़ती हैं। दवाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है, कौन कौन सी दवाएं जरूरी हैं? मैं चाहूंगा कि हम लोग उन दवाओं का नाम इन फोरम्स पे ना लें, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, शायद रेमडेसिविर या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो कोविड में यूज़ होती हैं, उनको थोड़ा पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी ज़्यादा होने की वजह से शायद उनकी होर्डिंग हो रही थी। बट हाँ, एम्फोटेरिसिन भी एक ऐसी ड्रग है जो सबसे ज़्यादा इसमें कारगर देखी गई है, और उसकी उपलब्धता कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कोविड से पहले म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स होते थे, जैसे पिछली साल भी कोविड के बाद हम लोगों ने ठीक है करीब 10 से। ठीक है जी अर्चना जी, 30 सेकंड, जनता को कैसे जागरूक करने में आपकी पार्टी आगे दिशा तय करेगी, क्या कदम उठाएगी? देखिए, हम लोग सारे संगठन के लोगों को बोलेंगे कि अपने अपने ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर पे, नीचे स्तर तक जाएं, मंडल स्तर तक जाएं, बूथ स्तर तक जाएं। जैसे बूथ में हम लोग वोट डालने जाते हैं ना सब लोग, तो हर बूथ स्तर जो होता है छोटी इकाई होता है, तो छोटी इकाई से हम लोग वहां पर होर्डिंग लगाना चालू करें कि भाई यदि आपको इस तरह की कोई चीज मिल रही है तो ये आप जानकारी लीजिए, यदि कुछ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। दूसरा, आप रेडियो के माध्यम से, आप टीवी के माध्यम से आपको हर जगह बोलना पड़ेगा और एक्सपर्ट लोगों की सलाह दिलानी पड़ेगी। इसमें सरकार को ऐसा नहीं कि हमारी सरकार है तो हमने इतने कोविड सेंटर खोल लिए, तो वाहवाही की अब जरूरत नहीं है। वाहवाही जब होगी जब एक एक इंसान की हम जान बचा पाएंगे। जी घनश्याम जी, दूसरी लहर से निपटने में जो गलतियां रही, खामियां रही, उन्हें दुरुस्त करने के लिहाज से ब्लैक फंगस से इस लड़ाई में और तैयारियां मजबूत होंगी, पुख्ता होंगी? ठीक है, ब्लैक फंगस से इस जंग को लेकर सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। विपक्ष ने कुछ सुझाव दिए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि उन सुझावों को फिर भी गौर फरमाए सरकार और तैयारियों को पुख्ता किया जाए। आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।